नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे 10वीं विज्ञान का चैप्टर नंबर 10 और ये वीडियो नंबर 3 होगा। इससे पहले भी 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। यह है तीसरा वीडियो जिसमें हम प्रतिरोधकता पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्रतिरोध पढ़ लिया। प्रतिरोधकता क्या होती है? प्रतिरोधकता जैसे कोई चालक है, चालक तार, इसका ये एक अनुप्रस्थ काट और ये एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो ये कहता है कि एक जो प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और जैसे जैसे हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो उसी हिसाब से प्रतिरोध भी बढ़ता है या कम होता है। तो इसके आगे है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता क्या कहती है कि माना एक चालक तार जिसकी लंबाई व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इकाई है। इकाई मतलब एक, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इकाई मान लिया, तो लेंथ 1 मीटर, 1 मीटर लेंथ, और एरिया इसकी लेंथ 1 मीटर मान लिया, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये जो एरिया है उसको भी हमने 1 मान लिया, 1 मीटर और लेंथ 1 मीटर। फिर कल हमने एक फॉर्मूला देखा था कि बराबर रेजिस्टेंस इंटू ए अपॉन एल। तो इसमें आर की जगह ए की जगह 1 मीटर लिखिए और एल की जगह 1 मीटर। तो ये कितना आता है कि बराबर आर, और इसकी जो यूनिट है ये किस में आया, वो है के इक्वल टू आर ओम इंटू मीटर। ये आ गया। तो अब जो प्रतिरोधकता उसकी जो परिभाषा वो ये है कि एक इकाई लंबाई, यूनिट लेंथ बराबर 1 मीटर। इसको इकाई लंबाई या यूनिट लेंथ व यूनिट लेंथ का क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है 1 मीटर स्क्वायर। तो यह कहता है कि इकाई लंबाई व इकाई अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध, तार का जो प्रतिरोध होता है, तार का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाती है। जो प्रतिरोधकता उसको हम आपके यहाँ के से डिनोट किया गया। ये जो के है ये यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को डिनोट कर रहा है। अब जो ये प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उस पर निर्भर नहीं करती। ये केवल और केवल पदार्थ पर निर्भर करती है, यानी किस पदार्थ का वो चालक तार बना है, ये केवल चालक तार पर बने हुए है उस पर निर्भर करती है, न तो उसकी लंबाई पर निर्भर करती है और न ही ये जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है इस पर भी निर्भर नहीं करती है। इसके आगे आपके दे रखा 10.7.1 में जो रेजिस्टेंस होता है वो ताप पर किस तरह निर्भर करता है उसके बारे में है।
तो जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी या तो कम होगा या बढ़ेगा, ताप के साथ वो भी वेरी करेगा। तो इसके बारे में हमें आगे देखना है। जैसे कुछ धातु होती है जैसे सोना, चांदी और तांबा, जब इन धातुओं का हम ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं उसी तरह उसका प्रतिरोध भी बढ़ता जाता है। ये तो हो गई धातुएं। अब कुछ मिश्र धातुएं, जैसे मैग्नीज, कांस्टेंट का प्रतिरोध ताप परिवर्तन के साथ बहुत स्लो वेरी होता है। मतलब कई धातुएं ऐसी होती हैं जिसमें ताप बढ़ाने के साथ प्रतिरोध बहुत तेज गति से परिवर्तित होता है, और कुछ जैसे ये मिश्र धातुएं हैं, इनमें हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनका प्रतिरोध ताप के साथ कम परिवर्तित होता है। और इसके विपरीत कुछ धातुएं जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता और मिश्र धातुओं में प्रतिरोध ताप के साथ कम वेरी करता है, वेरी तो करता है लेकिन कम है। और जैसे कुछ धातुएं जैसे सोना हुआ, चांदी हुआ, तांबा आदि का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। अब ये देखिए, जो जर्मेनियम और सिलिकॉन है इनको कहते हैं अर्धचालक धातुएं। जैसे अब अर्धचालक क्यों कहते हैं, जैसे ना तो कम चालक है ना ज़्यादा चालक है, तो बीच की श्रेणी में होती है, इसलिए इनको कहते हैं अर्धचालक। अब कुछ धातुओं के ताप कम करने पर एक नियत ताप पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है। प्रतिरोध शून्य मतलब वो जो धारा प्रवाहित हो रही है उसमें अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा। जब अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा तो उन धातुओं को कहते हैं अतिचालक, सुपर कंडक्टर, क्योंकि उनमें जो अवरोध उत्पन्न करता है वो प्रतिरोध ही जब शून्य हो गया तब वहाँ पे कोई धारा में अवरोध नहीं होगा तो वो धारा जल्दी से हाई स्पीड से फ्लो करेगी। तो उन पदार्थ को अतिचालकता, सुपर कंडक्टर कहते हैं। उदाहरण स्वरूप प्रतिरोध, ये जो आप नीचे दे रखे एक सारणी है उसमें धातुएं, चालक और विद्युत रोधी मिश्र धातुएं, इनके पदार्थ दे रखे हैं और इनका प्रतिरोध दे रखा है कि किस धातु का प्रतिरोध कितना होता है। तो अब आगे देखिए, अब देखिए प्रतिरोध है उसकी पदार्थ पर निर्भरता। जो प्रतिरोध होता है उसकी अलग अलग पदार्थों पर अलग अलग निर्भरता होती है। जैसे धातुओं में का प्रतिरोध अलग होता है, मिश्र धातुओं का प्रतिरोध अलग होता है, और जो चालक होती हैं उनका प्रतिरोध अलग होता है। तो जैसे सोना हुआ, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम पदार्थ है, उनके 4 चालक तार वो लेते हैं। इनकी लंबाई या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान है। हमने उसकी लंबाई और ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ये 4 तार लिए हैं और चारों का समान है। इन सभी तारों का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, इनका हम रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं। तो एल्यूमिनियम है उसका प्रतिरोध सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक। मतलब कि एल्यूमिनियम है, जब एल्यूमिनियम तार है तो उसमें से हम धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो वह सबसे ज़्यादा धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है। और चांदी का प्रतिरोध जो चांदी का प्रतिरोध सबसे कम। इसका मतलब है कि जब धारा किसी चांदी के तार में से प्रवाहित होती है तो जो धारा प्रवाह में उत्पन्न अवरोध, जो प्रतिरोध है वो सबसे कम होता है। इसका मतलब सबसे चालक तार चांदी है। और जब एल्यूमिनियम के तार में से धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें से सबसे ज़्यादा
अवरोध उत्पन्न होता है। जब अवरोध उत्पन्न ज़्यादा है तो जो विद्युत धारा है वो कम वेग से प्रवाहित होती है। कम प्रवाहित होती है या कम वेग से प्रवाहित होती है। तो आगे देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ सोना ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ तांबा। और जो तांबा इज ये चांदी, इसका मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस है वो एल्यूमिनियम है, वो उसका सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद सोने का होता है, उसके बाद तांबे का, उसके बाद चांदी का। ये उनका क्रम है। जो हमने 4 धातुएं ली थी ना, ऊपर 4 चालक तार ली थी, उसमें जो एल्यूमिनियम वाला तार था उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा कम होता है, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम का, उसके बाद सोने का, उसके बाद तांबे का, उसके बाद चांदी का। तो ये उसका सीक्वेंस है कि किस धातु का प्रतिरोध कितना होता है, किसका कौन अधिक होता है और किस धातु का प्रतिरोध कम होता है। ये उसका सीक्वेंस का एक क्रम है। इसके बाद 10.8 में प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कि हम प्रतिरोधों को किस प्रकार से संयोजित करते हैं। तो प्रतिरोधों को हम 2 प्रकार से संयोजित कर सकते हैं, पहला श्रेणी क्रम में और दूसरा समांतर क्रम में। अब श्रेणी क्रम का मतलब क्या है कि जैसे ये एक प्रतिरोध है और ये एक दूसरा प्रतिरोध है, तो श्रेणी क्रम का मतलब है एक प्रथम प्रतिरोध का एंड और अंतिम सिरा और दूसरे प्रतिरोध का प्रारंभिक सिरा। जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ दें, जैसे ये इसका अंतिम सिरा और इस दूसरे का ये प्रारंभिक सिरा, तो ये R1 मानिए, ये R2, रेजिस्टेंस R1 और रेजिस्टेंस R2, ये है श्रेणी क्रम। और दूसरा होता है समांतर क्रम। समांतर क्रम का मतलब है कि ये 2 रेजिस्टेंस हैं अलग अलग, ये R1 है, ये R2 है। जब इन दोनों के प्रारंभिक सिरे और अंतिम सिरे दोनों आपस में जुड़े हो, तो जो ये क्रम है, ये क्रम कहलाता है प्रतिरोधों का समांतर क्रम। ये यहाँ पे कोई बैटरी या सेल जोड़ रखा हमने, ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, ये जो संयोजन है ये है समांतर क्रम। और जो यदि हमने प्रतिरोधों के प्रारंभिक और अंतिम सिरे जोड़ रखे हैं, ये है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का जोड़ने का मतलब है कि हम विद्युत धारा को नियंत्रण कर रहे हैं। प्रतिरोध होगा तो वो धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध उत्पन्न करेगा। पहले हम पढ़ते हैं प्रतिरोधों का सीरीज कॉम्बिनेशन या श्रेणी क्रम। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है कि प्रथम प्रतिरोध का अंतिम सिरा और दूसरे प्रतिरोध का प्रारंभिक सिरा जब आपस में एक दूसरे से जुड़े हों, ये इसका अंतिम एंड और ये इसका प्रारंभिक सिरा, ये R1 है, ये R1, ये R2, और ये हमने बैटरी जोड़ दी, ये एक स्विच लगा दिया। तो ये कॉम्बिनेशन ये कहलाता है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम। और ओम नियम क्या कहता है? ओम नियम के अनुसार V बराबर I R, ये आपको पता ही है, पीछे पढ़ा हमने ओम नियम की। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब आदि न बदलें तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I के समानुपाती होता है। तो यही वो ओम नियम है। अब आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को हम
ये तो हमने दो प्रतिरोध जोड़े थे। यदि हम बहुत सारे प्रतिरोध एक साथ जोड़ना चाहते हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में, तो देखिए ये प्रथम प्रतिरोध का अंतिम सिरा हम श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहते हैं पहले, तो जो दूसरा प्रतिरोध होगा उसका जो प्रारंभिक सिरा और प्रथम प्रतिरोध का अंतिम सिरा, इसको आपस में जोड़ दीजिए। ये R1 है, ये R2 है, और हम तीसरा जोड़ना चाहते हैं तो ये इसका प्रारंभिक सिरा और इसका अंतिम सिरा, ये R3 हो गया, ये R2 है, और R4 जोड़ना चाहते हैं तो ये इसका प्रारंभिक सिरा, ये इसका अंतिम सिरा, और ये R4। इस तरह हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं। और इन्हीं प्रतिरोध जैसे हमने 4 जोड़े, इन्हीं 4 को यदि हम समांतर क्रम में जोड़ना चाहते हैं तो देखिए ये एक प्रतिरोध है R1, इसका प्रारंभिक सिरा और दूसरे प्रतिरोध R2 का प्रारंभिक सिरा आपस में जोड़ते हैं तो समांतर क्रम में होता है। इसी प्रकार यदि हमने 3 जोड़ दिए तो वो भी समांतर क्रम में, ये 4 जोड़ दिए समांतर क्रम, और ये दोनों ये तार जोड़ दिया हमने बैटरी से, तो जो ये कॉम्बिनेशन है ये कहलाता है समांतर क्रम में। और समांतर और श्रेणी दोनों साथ जोड़ने हैं तो उसके लिए देखिए कि हम एक साथ ही श्रेणी क्रम और एक साथ ही समांतर क्रम जोड़ना चाहते हैं। तो देखिए ये एक प्रतिरोध है, हमने यहाँ पे 2 जोड़ दिए समांतर क्रम में, और एक यहाँ पर जोड़ दीजिए, और ये बैटरी। तो अब देखिए ये कौन सा श्रेणी में है और कौन सा समांतर क्रम में। ये R3, ये R4। प्रथम प्रतिरोध का अंतिम सिरा, ये अंतिम सिरा, और जो द्वितीय प्रतिरोध है उसका प्रारंभिक सिरा जब आपस में जुड़े हों तो उसे कहते हैं श्रेणी संयोजन। और जब तो R1 और R2 ये दोनों एक दूसरे के श्रेणी क्रम में है, और जो R3 और R4 है, अब इसको चेक करना है तो R3 का प्रारंभिक सिरा और R4 का प्रारंभिक सिरा दोनों आपस में जुड़े हैं तो ये संयोजन होगा समांतर संयोजन। अब इतना तो पहचान करना सीख लीजिए कि कौन सा श्रेणी क्रम है और कौन सा समांतर क्रम है। अब आगे देखिए, जैसे आपकी बुक है उसमें प्रतिरोध का 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है, तो अब देखिए 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ कर हम एक परिपथ चित्र बनाते हैं। ये R1 है, इसका ये अंतिम सिरा और R2 का प्रारंभिक सिरा आपस में जुड़े हैं, R2 का अंतिम और R3 का प्रारंभिक सिरा, R2 ये R3, और ये हमने एक बैटरी लगा दी, ये बैटरी लगा दी, और ये एक स्विच लगा दिया आपस में। इसको डायग्राम पूरा, अब ये डायग्राम है, ये है हमने अभी तक कुंजी को ऑन नहीं किया, ये ऑफ है अभी। हम जब कुंजी को लगाएं तो यहाँ पे एक डॉट का उपयोग करते हैं। ये परिपथ पूरा हो गया। अब आगे देखिए ये प्रतिरोध R1, ये R2, ये R3, धारा इधर से इधर की ओर आ रही है। तो इसमें दे रखा है कि माना R1 व R2 व R3 में धारा प्रवाहित हो रही है। जब परिपथ पूरा है तो परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। तो जो R1 है उस पर वोल्टेज जो विभवांतर होगा वो V1, और R2 पर होगा वो V2, और जो R3 पर होगा वो V3। ये लिख दिया।
अब आगे देखिए ओम नियम से, ये डायग्राम याद रखना श्रेणी क्रम का। यहाँ हमने 3 प्रतिरोधों का उपयोग किया, ये 2 से भी हो सकता है, लेकिन 2 तो चाहिए थी श्रेणी क्रम बनाने के लिए, श्रेणी या समांतर। अब आगे देखिए, आगे है ओम नियम से V बराबर IR। तो ये हमने श्रेणी कॉम्बिनेशन काम में लिया। तो श्रेणी क्रम में जो वोल्टेज है वो बैटरी का वोल्टेज V बराबर प्रथम प्रतिरोध का विभवांतर V1, दूसरे प्रतिरोध का विभवांतर V2 प्लस तीसरे का V3। अब देखिए आगे V बराबर V1 ओम नियम से V बराबर IR। तो जो श्रेणी क्रम होता है उसमें धारा समान होती है। जब प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो वहाँ पर प्रवाहित होने वाली धारा वो समान होती है। तो V बराबर I रेजिस्टेंस R1 प्लस दूसरे प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली और रेजिस्टेंस R2 प्लस I R3, ये है। अब इसके आगे देखिए, यहाँ से I कॉमन लीजिए, सब में से ये I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये बच गया। अब इसके आगे देखिए, जब हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो हम जानते हैं ओम नियम से V बराबर IR होता है, और उधर से हमने I कॉमन ले लिया, तो जो बचा उसको लिखते हैं। आगे देखिए, तो V बराबर IR होती है, तो इसको पुट करने पर V बराबर IR, इधर से I कॉमन ले रखा हमने, तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल हो गया, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये बचा। यहाँ पर जो R1 और R2 और R3 हैं वो श्रेणी क्रम संयोजन में जो प्रतिरोध है वो है, और R इनका तुल्य प्रतिरोध है। तो जो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन का सूत्र होता है वो यही होता है, R1 R2 R3 एंड सो ऑन। हमने कितने प्रतिरोध जोड़ रखे हैं इसके हिसाब से होता है। तो यहाँ पे आपको एक सवाल भी दे रखा है, यदि हम यहीं देखिए, ये तो हमने 3 प्रतिरोधों को निकाला कि 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ के उसका तुल्य प्रतिरोध R है वो किस तरह निकालते हैं। यदि हमने यहाँ पर 3 से ज़्यादा कितने भी जोड़ रखे हैं, R1 R2 R3 एंड सो ऑन Rn, तो जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो इनका सम जोड़ के बराबर होता है, R1 R2 R3 प्लस R4 प्लस R5 एंड सो ऑन Rn। कितने प्रतिरोध भी हैं उन सबको जोड़ लीजिए आप, यह श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध। इस पे एक सवाल दे रखा है, उसको सोल्व करते हैं। चलिए, ये उदाहरण नंबर 4 है। इसमें 3 ओम 4 ओम व 5 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ रखा, उस 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर रखी है। तो वह कह रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित होती है। तो जो श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। तो हमने एक प्रतिरोध की धारा निकाली तो वो तीनों में बराबर ही जाएगी। तो उसके लिए सॉल्व करते हैं। चलिए, हम पहले जो रेजिस्टेंस तुल्य प्रतिरोध होता है वो होता है श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन, 4 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम। तो ये कितना आ गया, ये हो गया 12 ओम। और ओम नियम से V बराबर IR, V का मान दे रखा हमें 6 और R का हमारे पास है, तो I बराबर V अपॉन R। तो
6 बटे 12 बराबर 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगी। ये तीनों प्रतिरोधों में से प्रवाहित होने वाली धारा है। और चूँकि हम जानते हैं कि श्रेणीक्रम में धारा प्रवाहित होती है वो समान होती है, तो यही R1 से, यही R2 से और R3 से जो धारा प्रवाहित होती है वो होती है 0.5 एम्पीयर की। और आगे पूछ रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। विभवांतर ज्ञात करना, इसके लिए हमें पता ओम नियम से V बराबर IR होता है। तो धारा का मान हमारे पास आ गया V बराबर V1 बराबर IR1। V1 बराबर I धारा कितनी है 0.5 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, तो ये 1.5 वोल्ट। इसी तरह V2 को सॉल्व करते हैं तो धारा कितनी है 0.5 एम्पियर, रेजिस्टेंस 4 ओम। तो इसको सॉल्व करने पर आता है 2.0 वोल्ट। और इसी तरह जब 30 V3 को सॉल्व करते हैं तो 0.5 इंटू R3, जो रेजिस्टेंस है वो है 5 ओम का। तो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर आता है 2.5 वोल्ट। तो यही आंसर हो गया। प्रतिरोधों का समांतर संयोजन है वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में।